आपको मिस्टर भरोसेमंद फिजिशियन कहा जाता है। में जो सुप्रिटेंडेंट थे एपी सिंह सर, उनके मेहनत के कारण यहाँ रिम्स में हर तरह के पेशेंट आना शुरू किए। यहाँ पर आजकल लड़के लोग तो थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पढ़ते हैं और क्लिनिकल उतना नहीं ध्यान देते हैं। तो क्लिनिकल की पढ़ाई मैंने लोग को अच्छा से बताया। अग्रवाल साहब के समय में क्या था, मैंने बताया कि वो जो सवेरे पूरा घूम लेते थे। उनको ईगो नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों इमरजेंसी जाऊँगा जब तक बुलाएगा नहीं। जाके सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ से पूछते थे क्या क्या चीज़ की कमी है, अपने से देखते थे। कहीं कोई दीवार गंदा कर दिया है तो उससे सामने में पूछवाते थे। कोई भी बीमारी हो, फ्रैक्चर भी हो पैर में, कुछ भी हो, पैदल जरूर चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम और मैं हूं दयानंद राय। और आज हमारे साथ है खास मेहमान, शहर के जाने माने फिजिशियन और रिम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट के पूर्व एचओडी डॉक्टर संजय सिंह। डॉक्टर संजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो शहर के सबसे भरोसेमंद फिजिशियंस में एक है। अगर किसी को भी कभी भी लगता है कि कहीं मामला फंस रहा है या फिर कोई एकदम सही सलाह चाहिए, तो लोग सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह सर के पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। तो आज सर से हम जानते हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि आपको मिस्टर भरोसेमंद फिजिशियन कहा जाता है, जी क्या रीजन है सर? नहीं, अब पता नहीं लोग समझते हैं। असल मेरा एक है कि जैसे कोई सिम्टम होता है तो सिम्टम का कारण क्या है ये देखना पसंद करते हैं। बीमारी खोजने का मैं कोशिश करता हूँ और जो बीमारी में आ पाता है उसी का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। शायद यही वजह है कि लोग सोचते होंगे कि भरोसेमंद डॉक्टर है। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि आपका जो डॉक्टर बनने का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? हाँ, जब बचपन मेरा गांव में बीता है और मेरे बड़े चाचा थे, तो वो बचपन में लोग डॉक्टर डॉक्टर के कुछ खेलते हैं, उसी तरह उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टर बनो। तो मैं डॉक्टर बना और फिर उन्होंने कहा कि मुझे सुई लगाओ। तो मैंने सुई लगाया। उसके बाद से वो जब भी आते थे गांव में तो यही कहते थे डॉक्टर को बुलाओ, अब बोलो मुझे एक सुई देगा। और गांव के वो मेरे गांव क्षेत्र के विधायक थे, तो उनके आने पर बहुत लोग आते थे। कुछ ही एक साल के बाद सब लोग मुझे डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू किए। तो परिवार वालों ने भी कहा कि बड़े चाचा का आशीर्वाद है, डॉक्टर बन जाओ। तो फिर मैंने बायोलॉजी मैट्रिक तक नहीं रखा था, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया और उसके बाद मैं डॉक्टर मेडिकल लाइन में आ गया, डॉक्टर बन गया। सर, ये बताइए कि आप 27 साल तक रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट में रहे और बहुत से मरीजों को आपने ठीक भी किया। तो ये इस जो जर्नी है 27 साल की, इसकी चुनौतियाँ क्या थी? 27 शुरू शुरू में तो जिसमें मैंने यहाँ ज्वाइनिंग दिया 1998 में, उसमें ये आरएमसीएस था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उसमें चुनौतियाँ बहुत थी, इसलिए कि यहाँ काफ़ी आवंटन नहीं था। मैंने जो मिलना चाहिए, जैसे अभी राजधानी होने के कारण मिल रहा है, वैसा नहीं था। इसलिए यहाँ पर बहुत कम मेडिसिन में, पर्टिकुलरली मेडिसिन में बहुत कम पेशेंट आते थे। धीरे धीरे सब लोगों का सहयोग हुआ। उसमें जो सुप्रिटेंडेंट थे एपी सिंह सर, अब वो लेट हो गए। लेट एपी सिंह सर वो बाद में बिहार गए और वहीं उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो उनका था, उनका काफ़ी मेहनत है। उनके मेहनत के कारण यहाँ रिम्स में हर तरह के पेशेंट आना शुरू किए और पेशेंट की संख्या में वृद्धि हो गई और प्रत्याशित वृद्धि होने हो गई। तो ये हम जानना चाहते हैं सर कि जो चैलेंजेस जो थे हाँ 27 साल में, हाँ। केवल मरीज वाला नहीं आया और बाहरी और दबाव भी तो बहुत उसके, होता हाँ, नहीं नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यहाँ इको नहीं होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है इको शुरू कीजिए। तो फिर यहाँ पर मैंने ही इको शुरू किया। मैंने इको शुरू किया, उसके बाद डॉक्टर हेमंत नारायण कार्डियोलॉजिस्ट बन के आए, तो फिर हेमंत कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग हुआ। उससे पूर्व यहाँ मैंने डायलिसिस शुरू किया, इसलिए कि मेरा यहाँ पर पदस्थापन नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में हुआ था। तो यहाँ डायलिसिस पूर्व में हुआ करता था लेकिन बीच में बंद हो गया था। तो मैंने यहाँ डायलिसिस का शुरुआत करवाया
और इस बार जो डायलिसिस हुआ वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। मैंने इधर उधर के भी दूर दूर से भी लोग यहाँ डायलिसिस कराने के लिए आने लगे, इसलिए कि यहाँ का डायलिसिस काफ़ी इफेक्टिव हुआ करता था और बहुत ही सस्ता हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पर दूसरे राज्य के भी लोग आना शुरू कर दिया। और जितना भी किडनी डिजीज है उसमें हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ इकोकार्डियोग्राफी ये सब शुरू हुआ होने के कारण यहाँ मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। जी। सर, आप रिम्स में सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, आप टीचर के तौर पर भी थे। तो जो नए एमबीबीएस के स्टूडेंट्स आते थे, उनको जब पढ़ाते थे, तो उस समय आप कैसे डील करते थे? हाँ, ये एक है यहाँ पर आजकल लड़के लोग तो थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पढ़ते हैं और क्लिनिकल उतना नहीं ध्यान देते हैं। मेरा हमेशा लोगों के बीच में यही रहा कि क्लिनिकल स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने देखने से जो मरीज के रोगी का पता चलता है उसको क्लिनिकल कहते हैं। तो क्लिनिकल की पढ़ाई मैंने लोगों को अच्छा से बताया और उन लोगों ने अधिकतर ने, जिसमें मेनली पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि नहीं, पोस्ट हम लोगों को क्लिनिकली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत ध्यान देते थे। दूसरे वार्ड में दूसरे जगह भी मुझे ले जाके कहते थे कि इस पेशेंट में आपका क्या विचार है। तो मैं अपना देख के बताता था, ये है इसलिए ऐसा होना चाहिए। मैं अपना बताता था कि इसमें ये फाइंडिंग है, जो फाइंडिंग कभी कभी ऐसा भी होता था जो फाइंडिंग वो लोग नहीं देख पाता था, मैं बताता था कि यहाँ पर ये फाइंडिंग है। ये बहुत अच्छा था यहाँ पे कि बोलने पर लड़के लोग फिर आना शुरू किए। और पोस्ट लंच में ज़्यादातर दूसरे ही वार्ड में ध्यान देता था। लोगों को मैं बताता था कि इसमें ये बीमारी है, ये बीमारी का संभावना ज़्यादा है, और लोग उसको ध्यान दे के सुनते थे और कई कई बार पूछते भी थे कि सर आपने ऐसा क्यों कहा। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता था। बहुत सेटिस्फाइंग था यहाँ का पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पढ़ाने में। सर, 27 साल में आपने कई डायरेक्टर देखे और कई स्वास्थ्य मंत्री भी देखे। किनका कार्यकाल आप उल्लेखनीय मानेंगे? डायरेक्टर में डॉक्टर अग्रवाल बहुत अच्छे थे। वो मिलिट्री से आए थे, बहुत अच्छा था उनका। वो सवेरे से आके, जैसे वो मैंने कहा ना कि सुप्रिटेंडेंट थे हॉस्पिटल के, एपी सिंह सर, लेट एपी सिंह सर, तो उसी तरह अग्रवाल साहब रोज सवेरे 9 से 10 बजे तक में पूरा हॉस्पिटल देख के तब अपने चैम्बर में जाते थे। ये बहुत अच्छा रहता था, कहाँ कहाँ क्या कमी है उन्हें पता चल जाता था। कहाँ डॉक्टर ठीक से पहुंच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ क्या दवाइयाँ हैं, नहीं है। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट भी साथ में रहती थी। तो कभी ये फील ही नहीं हुआ जैसे आजकल होता है कि इमरजेंसी में आईवी फ्लूइड नहीं है, इमरजेंसी में आईवी सेट नहीं है। वो कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग कि ऐसा कभी अग्रवाल साहब के समय में हुआ। हमेशा रहता था, कभी कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। तो ये अग्रवाल, इसलिए हम अग्रवाल साहब को बढ़िया मानते और सर, हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में? स्वास्थ्य मंत्री में 3 स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही अच्छे। एक थे भानु प्रताप शाही जी, उन्होंने बहुत बढ़िया से काम कराया था। उनको केवल मिलना चाहिए कंप्लेन की ऐसा है, वो तुरंत एक्शन लेते थे और थोड़ा दबाव बनाते थे अधिकारियों पर कि नहीं ऐसा होना चाहिए। और जैसे नर्सिंग, मैंने कहा सर, उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा था कि रिम्स में क्या कमी है, मैंने कहा कि नर्सों की कमी है। एक शिफ्ट में, एक इकाई में वो दो दो हर शिफ्ट में देते थे नर्सिंग स्टाफ। मतलब जैसे B1 एक है तो उसमें 12 सिस्टर्स, एक इंचार्ज हर शिफ्ट में रहा करता था। अभी क्या है, एक सिस्टर, एक नर्सिंग, एक इंचार्ज, नहीं हो पाता है उतना अच्छा से काम। नर्सिंग स्टूडेंट नहीं, सिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने इतना अपॉइंटमेंट किया और सब जगह भर दिया था। ये चीज़ उनका अच्छा लगा। दूसरे थे चंद्रवंशी सर, इन्होंने ये कभी किसी को जो चाहते थे करना, कभी किसी में रुकावट नहीं डाली। उसी तरह थे मुर्मू सर, जो भी कुछ कहें, हेमलाथ मुर्मू सर, वो भी बहुत अच्छा थे। बहुत तरह जो भी कहने पर वो एग्री होते थे, डिसएग्री नहीं किए। और एक थे लेट राजेंद्र बाबू, वो भी अच्छे थे। उनके कारण अभी जो एकेडमिक है और डायरेक्टर का बिल्डिंग है, उन्हीं की देन है। वो भी सबकी बात मानते थे, किसी को अपोज नहीं करते थे। उनका भी एक अच्छा सर, रहता है। डॉक्टर कामेश्वर सिंह भी रहे। कामेश्वर कामेश्वर जी, प्रसाद हाँ। सर, हाँ। तो
उनका कार्यकाल उनको उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो ऐसे मैंने उनका नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन एज ए प्रशासन उनके समय में वो नहीं हो पाता था जैसा अग्रवाल साहब के समय में हुआ। अग्रवाल साहब के समय में क्या था, मैंने बताया कि वो चूंकि सवेरे पूरा घूम लेते थे, उनको ईगो नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्यों इमरजेंसी जाऊंगा जब तक बुलाएगा नहीं, उनमें ईगो नहीं थी। ये विद्वान आदमी थे, चैम्बर में रह के वहाँ से काम करते थे, लेकिन ये आम आदमी की परेशानी को समझते थे। जाके सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ से पूछते थे क्या क्या चीज़ की कमी है, अपने से देखते थे। कहीं कोई दीवार गंदा कर दिया है तो उससे सामने में पूछवाते थे। कोई भी बाहर लोगों का गाड़ी अब खराब जगह मैंने जहाँ पर नहीं पार्किंग होना चाहिए हो, सामने में खड़े होके उसे हटवाते थे। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दिया, और उन्हीं की वजह से आज रिम्स में जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उनका भी कंट्रीब्यूशन है। सब लोगों को लगा कि नहीं, रिम्स बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। सर आप खुद भी डॉक्टर हैं और आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, जी। तो ये पारिवारिक लाइफ में संतुलन कैसे बना पाते हैं? बहुत अच्छा था। शुरू में थोड़ा ठीक नहीं रहता था जब उन्होंने यहाँ का जॉब ज्वाइन कर लिया था, बच्चे अफेक्टेड हो रहे थे। वो चली जाती थी अपना ड्यूटी करने के लिए और मैं भी चला जाता था ड्यूटी करने के लिए। इस समय बच्चे मेरे बहुत छोटे थे उस समय, और जब वो लोग स्कूल से आते थे तो उन लोगों को कमी महसूस होती थी, वो खाना नहीं खाते थे। और एक 2-3 महीने के बाद ऐसा देख के हम लोग मेरी पत्नी ने जॉब को छोड़ दिया, और फिर वो केवल जब बच्चे नहीं रहते थे प्राइवेट प्रैक्टिस, और जब बच्चे रहते थे तो घर में बच्चों पर ध्यान देते थे। इस तरह से हम लोगों का चलते रहा। मेरा तो ज़्यादा समय रिम्स में ही चला जाता था, लेकिन उनके कारण से मेरे बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई कर पाते थे। सर आपका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। जानना चाहेंगे कि उस एक्सीडेंट से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। और मैं समझता हूँ कि ये एक अनुभव हुआ कि अकेले रहना बहुत कठिन है। जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो मुझे लगा कि चूंकि प्लास्टर ये था, फ्रैक्चर था पैर का, तो शुरू में तो चलने के लिए मना ही किया गया था। तो बहुत बुरा लगता था घर में अकेले रहना। धीरे धीरे मैं रिम्स में उन लोगों के उनका एडवाइस था कि आप रिम्स ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरी छुट्टियां भी बची हुई थी, फिर भी मैंने रिम्स ज्वाइन कर लिया और जाके पेशेंट देखना शुरू किया। तो मुझे अच्छा लगता था, दोनों टाइम आना जाना। थोड़ा घर में मेरी वाइफ को जो दिक्कत हुआ करता था, लेकिन मैं दोनों टाइम आना जाना करता था। और मुझे लग रहा है ऐसा कि आने जाने के ही कारण मैं पूर्णतः स्वस्थ हो पाया। अगर मैं आना जाना नहीं करता, जिस तरह सब मैं जैसे पहले चलता था वैसे नहीं चल पाता। तो मेरा यही कहना है कि लोगों में पैदल चलने की जो है क्षमता है उसमें कभी कमी नहीं लाने देना चाहिए। कोई भी बीमारी हो, फ्रैक्चर भी हो पैर में, कुछ भी हो, पैदल जरूर चलिए। इससे हार्ट भी ठीक रहता है और लोगों का उम्र बढ़ता है। सर ये तो आपने बताया कि जो अनुभव, हम ये जानना चाहते हैं कि कोई आध्यात्मिक अनुभव या आपने ईश्वर को याद किया या फिर कुछ आपने लगा कि ईश्वर ने आज मेरी मदद की, ऐसा कुछ फील हुआ है? मैं तो जब से आया हूँ मुझे तो यही लग रहा है ईश्वर का बहुत है। मैं अपने दोस्तों के बीच में भी मैं ये चर्चा करता हूँ कि ईश्वर का ही है जो ऐसा हो पाया। एक्सीडेंट हुआ और मेरे फेफड़े फटे हुए थे, पैर में ये था, लेकिन इतना डॉक्टर भी नहीं, जो जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में, उन्हें भी नहीं विश्वास था कि मैं इतना जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैं 1 हफ्ते के अंदर मेरा सारा पानी निकल सूख चुका था, उन्होंने निकाला भी था। और दूसरे तरफ फेफड़े में जो ब्लड जमा था वो अपने आप 1 सप्ताह के अंदर सूख गया। मैं मेडिकल में आया हूँ, मेडिकल के बाद फिर कैसे मैं रिम्स में आया हूँ, ये सब देख के यही लगता है कि ईश्वर का बहुत योगदान है। ईश्वर का मेरे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद मिला है ईश्वर का, इसलिए मैं इस यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर आप डॉक्टर बने, आपकी पत्नी भी डॉक्टर है, लेकिन आपके बच्चे डॉक्टर नहीं लगा, तो क्या कुछ नहीं लगा कि हाँ, हम लोग उनको के भी यहाँ डॉक्टर होना चाहिए? हाँ, हम लोग के यहाँ भारत में ऐसा है कि अगर पेरेंट्स हैं कलाकार तो बच्चे को भी कलाकार होना चाहिए। अगर बच्चे डॉक्टर हैं तो पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चे को भी डॉक्टर होना चाहिए। बाहर में ऐसा नहीं है।
मेरे बच्चे हम लोगों का मेहनत देख के मैं घर में बहुत कम समय दे पाता था, ज़्यादा समय रिम्स में चला जाता था। कोई भी डॉक्टर अगर बुलाए, कोई भी पेशेंट अगर बुलाए, डॉक्टर भी, डायरेक्टर कोई भी बुलाते थे, मैं चला जाता था। ये मेरे बच्चों को लगता है शायद पसंद नहीं हुआ, एक कारण ये है। और उन लोगों की ज़्यादा इच्छा थी रिसर्च में जाने की, तो मैंने कभी मना नहीं किया। यहाँ जब जॉब हुआ है उस समय भी उन लोग को मन नहीं लग रहा था कि रिसर्च करें, तो फिर उन लोगों ने जो यहाँ का दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहीं जाके उन्होंने अपना पीएचडी में पूरा किया है। सर, नए उभरते जो डॉक्टर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सब मैं यही कहूँगा, कोई भी पेशेंट को इस तरह से देखें। मैं हमेशा शुरू से अपने सारे कलीग को, मेरे साथ सहपाठियों को और जो मेरे स्टूडेंट रहते थे, सबको मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अगर पेशेंट आते हैं, कोई भी मरीज आपके पास आता है, तो ये समझिए कि वो मेरे घर का मरीज है, और जैसे अपने घर के लोगों का इलाज करते हैं उसी तरह से इलाज करना चाहिए। एकदम जैसे अपने बीमार पड़ते हैं तो जो चाहते हैं कि नहीं मेरा ये सब इस तरह से होना चाहिए, उसी तरह से इलाज होना चाहिए। उनको एकदम अपना समझ के इलाज कीजिए। न्यूज़ अरोमा से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।